यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जितने लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे सब इसी में से फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, आवृतबीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, चाहे पूछा जाए कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइएगा और YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा गुरु बीजाणु जनन और स्पेस छोड़ेगा, लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, इंटर कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट और स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछ लेता है, या कभी कभी केवल बीजांड का चित्र ही पूछ लेता है। तो किसी भी दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। YouTube सर्च बॉक्स में डालेगा बीजांड की संरचना और स्पेस छोड़कर लिखिएगा बायोलॉजी साइंसेस के, आ जाएगा वीडियो, अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी तरह से गुरु बीजाणु जनन का भी वीडियो देख लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, मादा जनन तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र भी कभी कभी आ जाता है, नर जनन तंत्र भी कभी कभी आ जाता है, और इस मादा जनन तंत्र को बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में मैंने इसको समझाया है कि किस तरह से मादा जनन तंत्र को डिफाइन करना है आपको, हेडिंग बाय हेडिंग, ताकि आपके नंबर एक भी न कटें, पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर अगला है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है? अब इसमें अंडाणु जनन की क्रिया समझाइए कहा गया है। अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर लिखिए। देखिए, जो युग्मक जनन है इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। युग्मक जनन में, युग्मक जनन दो प्रकार का था, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, यानी अंड जनन और शुक्र जनन, यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आएगा। और इसमें से जरूर क्वेश्चन पेपर में आएगा, बिल्कुल पक्का है, 100% किसी न किसी सेट में ये रखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर इस तरह से नहीं पूछता है तो इस तरह पूछ सकता है कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु जनन से इसकी तुलना कीजिए। वही क्वेश्चन है, इस तरह से पूछ लिया है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन और शुक्राणु जनन से तुलना, यानी दोनों में अंतर पूछा गया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करिए। फिर अगला है, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? देखिए, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 3 करने होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। इस तरह से 15 नंबर इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से देख लीजिए और यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हमारे चैनल से जाकर के, चैनल में सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। आप लोग YouTube सर्च बॉक्स में डालिएगा मानव में लिंग निर्धारण और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंसेस के, एंटर कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए अच्छी तरीके से, तुरंत समझ में आएगा। चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे। और इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, सरल शब्दों में समझाया गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण कब और कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। कब होता है और कैसे होता है, तो वही चीजें चाहे ये कहे एक ही बात है। दोनों में से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं, या लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक
लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्न लक्षण ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। मनुष्य में किसी एक लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति, तो मैंने कई सारे उदाहरण देकर के इसको समझाया हुआ है। आप लोग जाइए चैनल से हमारे देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशागति किसे कहते हैं? मेंडल के पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवन के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जो मेंडल हैं इनके तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम। तीनों ही नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में चित्रों के माध्यम से समझाया है। आप लोग हमारे चैनल से जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। और मेंडल ने 2 प्रयोग भी किए थे बड़े बड़े से, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, वो भी समझाया है। आप चाहें तो उनको भी समझ सकते हैं। तो आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। फिर अगला है, छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसा क्यों कहा जाता है? जो छोटा परिवार है सुखी परिवार होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सरकार ने बताया था कि हम अपने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देंगे बोर्ड परीक्षा में, आप चाहे जिस भी बुक से पढ़ाइए। तो भाई ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछ लेते हैं, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, आपको परिवार नियोजन के बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक कोड की परिभाषा पहले आपको बताना है, यानी कि जेनेटिक कोड की परिभाषा बताना है और फिर उसमें प्रारंभन और समापन कोडान के बारे में बताना है। तो आनुवांशिक कोड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है तो ये टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी में आ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कीजिए। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। आनुवांशिक कोड किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार इस तरीके से प्रश्न ये आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। देखिए 3 प्रक्रियाएं थी, डीएनए से आरएनए बन रहा था और आरएनए से प्रोटीन बन रही थी। अब डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस भी मैंने समझाई, जिसे रेप्लिकेशन कहा था, यानी कि डीएनए द्विगुणन को समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन हो गई, फिर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस भी मैंने समझाई थी, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा था। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहा था, अनुलेखन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आरएनए से प्रोटीन बन रही थी तो इसे ट्रांसलेशन कहा था, यानी अनुवादन कहा था। तो इन सभी प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य में 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? देखिए जो अवशेषी अंग हैं ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैव विकास से लिया गया है, जैव विकास चैप्टर से लिया गया है। और जैव विकास चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो अवशेषी अंग ही इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य में 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख, तो आप चित्र वगैरह बना करके बढ़िया बता दीजिएगा। हमारे चैनल में अवशेषी अंग पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो YouTube सर्च बॉक्स में लिखिए अवशेषी अंग और स्पेस छोड़कर लिखिएगा बायोलॉजी साइंस, एसके इंटर कीजिएगा, आ जाएगा, देख लीजिए। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि समजात और समवृत्त अंगों का वर्णन कीजिए या समजात और समवृत्त अंगों में अंतर कीजिए।
तो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। फिर अगला है डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर टिप्पणी लिखिए। देखिए डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकास के अंतर्गत, एवोल्यूशन के अंतर्गत जो चैप्टर विकास है उसके अंतर्गत डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा, आ जाएगा परीक्षा में। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि उत्परिवर्तन क्या है, जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और फिर जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार और बचाव या उपाय बताइए। देखिए विषाणु जनित रोगों में से कोई भी रोग पूछा जा सकता है, चाहे वो एड्स पूछ ले, चाहे वो कोई अन्य रोग पूछ ले जो विषाणु के द्वारा होता है, उसका आप नाम, लक्षण, उपचार, बचाव ये सब लिखना होता है, तो कोई भी रोग आ सकता है। हालांकि 3 रोग आपको बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइलेरिएसिस जो रोग चैप्टर है, हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है, उससे फाइलेरिएसिस इंपॉर्टेंट है, एस्केरिएसिस इंपॉर्टेंट है, और एक अमीबिएसिस इंपॉर्टेंट। ये 3 रोग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लेकिन ये यहाँ पर विषाणु द्वारा पूछा गया था, तो यहाँ पर विषाणु वाला लिखना है। हमने ये 3 रोग अलग से बताए हैं, तो इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी होती हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप कई सारे उसमें बता सकते हैं, या फिर कभी कभी उद्योगों में पूछ लेता है, घरेलू उपयोग में पूछ लेता है, तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है वाहित मल किसे कहते हैं, वाहित मल उपचार के विभिन्न चरणों। ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। वाहित मल किसे कहा जाता है, वाहित मल उपचार के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, तो इसको जरूर तैयार कीजिए। और हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आएगा। वाहित मल का उपचार या वाहित मल डालिएगा, स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के एंटर कीजिएगा, आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर है ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का वर्णन कीजिए। तो मानव जीन की क्लोनिंग और इसकी अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का वर्णन करना है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर करके। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार तो नहीं पूछा गया प्रश्न, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनर्योगज डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन। तो इंसुलिन का उत्पादन कैसे करेंगे, पुनर्योगज डीएनए क्या है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत सब में आ जाएगा बायोलॉजी साइंसेस के में। फिर अगला है जीन चिकित्सा क्या है, एक उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए। अगर इस चैप्टर से ये नहीं आता तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अलग से हमारे चैनल में अपलोडेड है, फुल क्वेश्चन, आप लोग जाइए अच्छी तरीके से समझिए, देखिए जीन चिकित्सा के बारे में। और फिर अगला क्वेश्चन है पारतंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। पारतंत्र किसे कहा जाता है और इसके जैविक व अजैविक घटक। तो ये सबसे सरल भाषा में, इतनी आसान शब्दों में किसी ने नहीं समझाया होगा। यूट्यूब पर आप जाइए, चाहे वो तालाब का पारतंत्र हो, चाहे वन का पारतंत्र हो, चाहे घास स्थल का पारतंत्र हो, चाहे केवल पारतंत्र के बारे में बताना हो, सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में कह लीजिए बताया हुआ है। जाइए देखिए चित्रों के माध्यम से। फिर अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिक तत्व, यहां तंत्र होगा, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख घटकों के नाम और एक तालाब के पारतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बहुत ही सरल भी है ये, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाया है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पोषण स्तर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण तथा इसके तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर अंतिम क्वेश्चन है
पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? जीव भार, जीव संख्या तथा जीव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है कहा गया है? जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव ऊर्जा के पिरामिड को समझाना है। तो पिरामिड वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।